सभी साथियों को नमस्ते। मैं पवन कुमार। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो के अंदर हम शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अधिसूचना को समझ रहे हैं। और सभी को पता है राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग के अंदर काफ़ी बदलाव किए हैं, अभी और बदलाव की गुंजाइश भी है। तो ये बदलाव क्या क्या है, अभी अधिसूचना प्रकाशित हो गई है। तो हम इस वीडियो के अंदर शॉर्ट में इस अधिसूचना को समझेंगे। वैसे काफ़ी ज़्यादा पेज है, इसके अंदर 74 पेज हैं। तो हम मोटे मोटे पॉइंट्स को समझ लेते हैं जो आपकी रुचि के हैं, जो आपके काम भी आएंगे। तो एक तो ये अभी अधिसूचना जारी हो गई है, 26 जुलाई को जारी हुई है। पहले कैबिनेट के अंदर ये आई थी, अभी अधिसूचना आ गई है। और इस अधिसूचना के बाद में अभी क्या आएगा, अभी गजट के अंदर प्रकाशित होगा। गजट के अंदर प्रकाशित होने के बाद में ये जो नया नियम है, इसका नाम है राजस्थान शिक्षा राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 2021। ये लागू हो जाएगा। ये कब से होगा, जिस दिन से गजट के अंदर ही प्रकाशित हो जाएगा। अभी ये अधिसूचना है, गजट के अंदर प्रकाशित होगा। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं इसके अंदर। आप हमसे जुड़े रहें और हम ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। आज का वीडियो तो देखना ही देखना है, पुराने वीडियो भी देखें और आप अपने सुझाव भी डालते रहें। आपको अगर लगता है इनके अंदर कई संशय है तो आप अपना कीमती सुझाव, अच्छा लगता है तो भी आप अपना सुझाव जरूर डालें। सभी तक इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे वीडियो समय समय पर तैयार करके स्टूडेंट्स के लिए, आप साथियों के लिए भेजने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये जो बात आई है अभी, आप ये सोच होंगे कि जो दो नियम थे 1970 और 71 के, वो डिलीट हो गए होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो दोनों नियम थे वो यथावत है, उनको विलोपित नहीं किया गया था। 1970 का जो नियम है वो किसके लिए है, राजपत्रित सेवाओं के लिए है। और 71 का जो नियम है वो अधीनस्थ सेवाओं के लिए है, वो यथावत है। ये एडिशनल सपोर्ट के लिए नियम बना है। इसके अंदर जो अमेंडमेंट आए हैं वो इसके अंदर उल्लेखित किए गए हैं। बाकी इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर वो सारी शब्दावलियां हैं। इन शब्दावलियों को अपन समझने में समय जाया नहीं करेंगे। हम जो चीज़ आपको रुचिकर और आपके करियर के अंदर फायदा देगी उसी की हम चर्चा कर लेते हैं। तो सभी को पता है कि मोटी मोटी बात इसके अंदर क्या हुई थी, लेक्चर्स की डीपीसी और उसके बाद में हेडमास्टर, और ये जो काम थे। अभी वाइस की पोस्ट का भी जिक्र आया था, तो वो वाइस की पोस्ट अभी नहीं आई है इसके अंदर। और शीघ्र ही अभी कुछ एक अपुष्ट सूत्रों से पता लग रहा है कि वाइस का भी शीघ्र नोटिफिकेशन जो है वो निकालने का प्रयास सरकार कर रही है। तो मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ, सेकंड ग्रेड साथी जो हैं वो प्रमोट होकर लेक्चर बनते हैं और बहुत सारे साथी हेडमास्टर बनते हैं। उसी प्रकार से अभी भी प्रमोशन के बाद में वरिष्ठ अध्यापक जो हैं, प्रमोशन के बाद में 3 कैडरों के अंदर जा पाएंगे। लेक्चर बन सकते हैं विषय के, और अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी बन सकते हैं। ये पहले जो बीओ कार्यालय होते थे वहां पर एबीओ बोला जाता था, और वर्तमान कार्यालयों के अंदर जो आरपी संदर्भ व्यक्ति होते हैं वो अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। सरकार चाहेगी तो उनके ऊपर प्रमोशन कर सकती है। और जो सेकेंडरी स्कूल हैं उनके प्रधान अध्यापक, पहले ये जो नाम था ना ये प्रधानाध्यापक था। अब ये जो नाम आया है इस नोटिफिकेशन में ये है प्रधान अध्यापक, थोड़ा सा बदला है। तो ये 3 कैडर वरिष्ठ अध्यापक के पास रहेंगे। अब ये कौन से में जाना चाहेगा, ये इससे परिवीक्षा काल के अंदर ही विकल्प ले लेंगे कि तुम भाई क्या बनना चाहोगे, तुम लेक्चर बनोगे, हेडमास्टर बनोगे या आप एबीओ बनोगे, आप पहले ही हमको विकल्प दे दो। अगर जो व्यक्ति पहले से सेवा में है, यानी पहले से ही वो लगे हुए हैं, उनसे क्या किया जाएगा, उनसे ये कह दिया कि ये नियम जब से लागू होगा, कब लागू होगा, जब गजट में प्रकाशित हो जाएगा। उस प्रकाशन के बाद में 6 महीने के अंदर उनसे विकल्प लिया जाएगा। उनसे विकल्प ले लेंगे और विकल्प के अंदर यही चीज आएगा कि तुम लेक्चर बनना चाहोगे या हेडमास्टर या एबीओ, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उसका प्रमोशन हो जाएगा। हो सकता है साथी दूसरे विकल्प के अंदर फास्ट प्रमोट हो जाए और एक साथी जो है अपने विकल्प के अंदर उलझा रहे। ये कंट्रोवर्सियां हैं, लेकिन अभी जैसा नोटिफिकेशन में वैसा ही होगा। लेकिन जो साथी विकल्प नहीं देना चाहे, अगर कोई साथी कहे मैं तो कोई विकल्प नहीं दूं, विकल्प नहीं देगा तो सरकार को जैसा लगेगा सीनियरिटी के अकॉर्डिंग जहाँ नंबर आएगा फिट आएगा वहाँ उसको प्रमोट कर देंगे, वो बाध्यकारी होगा, वहाँ जाएगा। बात आती है योग्यता की। जो वरिष्ठ अध्यापक हैं उनकी योग्यता का मेन फोकस रहा है इस अधिसूचना के अंदर। तो जो वरिष्ठ अध्यापक परिवीक्षा काल के दौरान पीजी नहीं है, यानी नौकरी लगे थे उस टाइम में पीजी नहीं है,
अपने ग्रेजुएशन बेस के ऊपर वो नौकरी लग गई, उसके बाद में जब भी वो अपनी पीजी करेंगे, उस पीजी को क्या करेंगे 3 माह के अंदर जुड़वा के और विकल्प दे देंगे कि हम क्या बनना चाहेंगे, ठीक है। और एक बार विकल्प दे दिया तो उसको बदला नहीं जाएगा, ये फाइनल होगा। विकल्प कब बदला जाएगा? अगर वो किसी अन्य विषय के अंदर पीजी कर लेता है तो अन्य विषय में कर ली तो उसके पास विकल्प बदलने का अवसर रहेगा, उसको विकल्प बदलने का अवसर दिया जाएगा, ये चीज़ भी ध्यान रखें। लेकिन वो क्या करेगा 3 महीने के अंदर अपनी पीजी जो है वो जुड़वाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पहले कई सालों तक डिग्रियां जो है जुड़वाते ही नहीं थे, बाद में लेके आते थे कि साहब हमने भी एमए कर लिया, हम एमएससी थे। तो ये सारी चीज़ें अब नहीं चलेंगी, 3 महीने के अंदर हमको ये जुड़वा के और हम ये काम जो है सरकार के लिए भी इजी करेंगे, हमारे लिए भी इजी करेंगे। इसके बाद में जो एक मेन चीज़ है, ये आप बहुत सारे साथी कंफ्यूजिंग रहते हैं एसीआर के मामले में। ये पुरानी वाली चीज़ ही है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एसीआर जो करते हैं प्रमोशन के लिए, उसमें क्लियर है कि देखो सभी की एसीआरों में देखो उत्कर्ष आता है और बहुत अच्छा। हमारे बहुत सारे प्रिंसिपल साथी जो हैं वो उत्कर्ष से भी ऊपर की जो श्रेणी है उसका भी कहते हैं कि साहब सर ने बहुत अच्छा काम किया, हम तो इसको बता उत्कर्ष स्क्वायर कर दें। लेकिन कोई बात नहीं है, ये उत्कर्ष ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इसके लिए है कि जो 7 एसीआर लास्ट होती है ना, उनके अंदर 4 के अंदर ये है ना, एक के अंदर अपने को अगर बाय द वे अच्छा भी दे दिया, ठीक है, तो भी कोई बात नहीं है। 4 के अंदर उत्कर्ष है तो भी हम एकदम ओके हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। तो बहुत सारे साथी ये सोचते हैं कि पता नहीं एसीआर के अंदर कुछ ऐसा लिख दिया जाएगा, 7 एसीआर के अंदर 4 के अंदर ये उत्कर्ष है या बहुत अच्छा है तो भी सफिशिएंट आपका प्रमोशन हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, मैंने आपके साथ इसको साझा की है। और आप भी इस पूरे जो है नियमावली को मैं पीडीएफ नीचे डाल दूंगा, वैसे पीडीएफ सभी ग्रुपों में पहुंच चुकी है, तो आप इसको समझें। एक जो महत्वपूर्ण चीज और है जो समझें सभी, जो पदोन्नति के बाद में कुछ एक साथी जो हैं वो पदोन्नतियां छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो उस पदोन्नति छोड़ने का क्या अवसर, क्या उसको फायदा या उसको नुकसान हो सकता है? तो इसमें ये क्लियर लिखा है कि वो फॉरगो कर सकता है, लेकिन 2 भर्ती वर्षों तक उसको क्या करा जाएगा, उसका विचार ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। अभी फॉरगो कर दिया तो 2 आगामी जो भर्तियां होंगी यानी डीपीसीयां होंगी, उनके अंदर उसका नाम जो है हटा दिया जाएगा। बाद में तीसरी जो डीपीसी तैयार होगी उसके अंदर उसका नाम रख दिया जाएगा। ये जो चीज़ है महत्वपूर्ण है, इसको सभी साथी जो है इसको समझें। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं मेन जो चीज़ है जिसके ऊपर सभी का ध्यान है, वो ये जो टेबल है, इस टेबल को समझना जरूरी है। इस टेबल को समझ ले सभी साथी। इसके अंदर देखो ये तो अतिरिक्त निदेशक की इसी बार पोस्ट बनी है। अतिरिक्त निदेशक एडिशनल जो डायरेक्टर की पोस्ट है वो बनी है, बहुत अच्छी पोस्ट आई है। ये सभी प्रमोशन की पोस्टें हैं। ये जॉइंट डायरेक्ट से प्रमोट होगा, 1 साल का अनुभव होगा तो ये भी बन जाएगा, ठीक है। और इसके लिए अगर वहाँ ये भी काउंट कर लिया गया है कि वो 1 साल आपके जॉइंट डायरेक्टर पे अनुभव रखता है और उसके बाद में 3 साल का उसको डिप्टी डायरेक्टर का है, तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। जॉइंट डायरेक्टर के लिए क्या है, जॉइंट डायरेक्टर आपको पता है डिप्टी डायरेक्टर से जाएगा, डीडी से, और आजकल हम क्या बोलते हैं इसको सीडीओ भी बोल देते हैं, जो जिला लेवल के ऊपर बैठता है, उसके लिए भी वही चीज़ें हैं। उप निदेशक जो है वो डीओ से बनते हैं। 3 साल के अनुभव वाले जो डीओ हैं वो सीडीओ या डीडी जो है वो बनेंगे। ये सारी चीज़ें हैं उच्चाधिकारियों के लिए हैं, लेकिन हमारे जो मंत्रालय कर्मचारी हैं वो इन चीज़ों को समझें। डीओ जो है इनकी 100% डीपीसी है, प्रिंसिपल पोस्ट से होगी, और 5 साल के अनुभव वाले जो हैं, इसके अंदर पहले एक लोचा था, वो क्या था 50-50 का था। 50% सीधी भर्ती का था और 50% क्या था आपके डीपीसी का था। वो 50% सीधी भर्ती का सरकार ने क्या कर दिया, हटा दिया है। कंप्लीट 100% जो है वो डीपीसी के द्वारा ही प्रिंसिपल से जाएंगे। इसके बाद में ये जो चीज़ है सब मीडिया के अंदर सुर्खियाँ इसी की हैं, प्रिंसिपल बनना,
प्रिंसिपल बनने वाली जो लाइन है उसके अंदर जो पीछे लगे हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने को शामिल करवा दें। यही चीज़ हंगामे का मुद्दा रही और इसी से सारे नियमावलियाँ जो हैं ये बदलने यानी ये अधिसूचना वगैरह ये सारी हुई। इसके अंदर अभी नया परिवर्तन क्या है कि हेडमास्टर जो वर्तमान में है माध्यमिक शिक्षा के वो 20% प्रिंसिपल बनेंगे और लेक्चरर और ऑब्लिक आपके ABO SDI ये 80%। वैसे वर्तमान में कोई भी SDI जो है वो ऐसा नहीं है कि प्रमोट नहीं हुआ, करीबन 2015 में सारे प्रमोट होकर प्रिंसिपल बन चुके, लेकिन अभी बनाए जाएंगे तो लेक्चरर के समकक्ष ही उसको रख के ये किया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए ये तो हो गई आपके किसकी बात है, DPC की। डायरेक्ट भर्ती तो है नहीं, और इसके लिए दे दिया कि आपको ये सभी कहाँ से आएंगे, इनके लिए पद बता दिए हैं कि ABO आपके लेक्चरर हेडमास्टर और सभी के लिए है 3 साल के अनुभव जो है। वैसे लेक्चर तो कई समय के बाद में प्रिंसिपल बनते हैं, हेडमास्टर जल्दी बन जाते हैं, SDI अभी है ही नहीं, अभी आ जाएंगे तो अलग बात है। हेडमास्टर का जो कैडर है अभी भी यथावत है, इसका नाम जो है प्रधानाध्यापक से बदल के कर दिया प्रधान अध्यापक, और ये 50-50 पहले होता था वैसा का वैसा ही है। और इसके लिए क्लियर कर दिया कि पहले क्या था, सिर्फ ग्रेजुएशन था, अब PG होना जरूरी है। ठीक है, PG के साथ साथ 5 साल का अनुभव है वो क्या करेगा, जो सीधी भर्ती होती है उसमें बैठ सकता है। और प्रमोशन के लिए क्या है, 5 साल का अनुभव जिसके पास है, 5 साल का अनुभव वरिष्ठ अध्यापक पद पे है, वो क्या बन सकता है, हेडमास्टर बन सकता है। वैसे इसके अंदर लंबा समय लगता है, 20-20 सालें लग जाती हैं। ठीक है, अब बात आती है ABO की। ABO के अंदर क्या हुआ है, 50% तो आपके कहाँ से जाएंगे, सीधी भर्ती से जाएंगे, और 50% क्या होगा, प्रमोशन होगा। वैसे अभी सीधी भर्ती इसकी एक बार बहुत पहले हुई है, उसके बाद में कुछ ही नहीं हुआ है। अभी इसके अंदर आने से हो सकता है कि कोई हलचल शुरू हो जाए और हमारे जो वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक साथी हैं वो प्रेशर रखें कि भाई साहब ये भर्ती करवा दो, तो हो सकता है ये भी हो जाए। और इसके लिए क्या है, इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है सीधी भर्ती के लिए आपके PG होना चाहिए और 5 साल का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, किसी भी विद्यालय के अंदर। और बात अगर इसकी पदोन्नति की करते हैं तो पदोन्नति के अंदर क्या है, 5 साल का अनुभव, और इसमें क्या है, पदोन्नति के अंदर स्नातकोत्तर होना चाहिए। देखो हेडमास्टर 5 साल का अनुभव, वो ग्रेजुएशन से ही हेडमास्टर बन सकता है। वरिष्ठ अध्यापक जो है जो PG नहीं है वो भी आपके हेडमास्टर बन सकता है। लेकिन ABO बनने के लिए क्या जरूरी है, उसको PG जरूरी, क्योंकि ABO पोस्ट किसके समकक्ष हो गई, लेक्चरर के समकक्ष हो गई। ये सारी पोस्टें जो हमने अभी देखी हैं, ये कौन सी पोस्टें हैं, ये प्रशासनिक पोस्टें हैं। इसके बाद में हम अध्यापक विंग यानी जो पढ़ाने वाली टीचिंग स्टाफ है उसकी बात करें तो इसके अंदर जैसे लेक्चर्स हैं, और इसके अंदर ये चीज़ आप क्लियर समझ लें कि साइंस के अंदर तो क्लियर है, साइंस के अंदर क्योंकि जो ग्रेजुएशन के अंदर साइंस है वही पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर साइंस रखेगा, तो इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो पहले जो चीज़ें थी वैसी की वैसे ही हैं। वाणिज्य के 100% प्रमोशन से जाते हैं, अगर हो जाएंगे तो कोई 50-50 कर देंगे। ठीक है, बाकी सारे कॉमर्स के लेक्चरर जो है सीधी भर्ती से ही जाते हैं। यहाँ आती है मेन जो चीज़ है जो आपको समझनी है, ये जो है यहाँ सबसे ज़्यादा हंगामा रहा है। लेक्चरर जो अन्य विषय आर्ट्स वाले विषय के ये तो 50-50 होते ही हैं, 50% RPSC से 50% DPC से। तो इसके अंदर क्या कर दिया, इसके अंदर ये कर दिया कि जो सीधी भर्ती होगी उसके अंदर क्या कर दिया कि PG होना चाहिए और आपके BEd होना चाहिए, जरूरी हो गया। ठीक है, ये चीज़ अभी जैसी है वैसी की वैसी है। लेकिन जब प्रमोशन होगा यानी जो 2nd ग्रेड से प्रमोशन होके लेक्चरर बनेगा, उसके लिए क्या डाल दिया कि वो सुसंगत विषय के अंदर यानी उसने स्नातक भी किया, PG जिसमें है उसी विषय के साथ उसने BA भी किया है और 5 साल का अनुभव, ये तो है ही है। ये चीज़ नई डली है। देखो इसके अंदर ये हो गया, सीधी भर्ती के अंदर अलग पैटर्न है और प्रमोशन के अंदर अलग पैटर्न है। ये कंट्रोवर्सियाँ हैं, लेकिन अभी सरकार ने ये अमेंडमेंट जारी कर दिया तो इसी के अकॉर्डिंग काम होगा। ये बाकी जो चीज़ें हैं ये सारी पहले की जैसी हैं, यथावत हैं, इनके अंदर कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं आए हैं।
तो ये सारी कोर्स वगैरह की योग्यताएं हैं। अधीनस्थ सेवाओं के अंदर जो वरिष्ठ अध्यापक हैं, इन सब की आ गई। ये जो पोस्ट है इसके अंदर एक आपके काम की पोस्ट है सभी साथियों के। ये जो वरिष्ठ अध्यापक सामान्य नाम से एक पोस्ट है, वरिष्ठ अध्यापक सामान्य, ये कौन है? ये मिडिल के हेडमास्टर हैं। ये 100% कहाँ से जाएंगे? ये प्रमोशन से जाएंगे। किन से प्रमोशन होगा इनका? ये अध्यापकों से प्रमोशन होगा इनका। तो ये अधिसूचना में तो है ही। अब ये जमीन पे कब लागू होती है तो ये अलग बात है। बाकी सारी चीज़ें यथावत हैं, यूँ की यूँ हैं, कोई चेंजिंग नहीं है। और फिर भी अगर लगता है कहीं आपको, इसको पूरा पढ़ लें आप, मैं PDF डाल दूंगा इसके नीचे। वैसे PDF आप सभी साथियों के ग्रुपों में आई हुई है और बाकी कोई बड़ा चेंजिंग नहीं, मैंने सारे देख ली। पुराने जैसे पैटर्न थे उसी के अकॉर्डिंग ये है, कोई चेंज नहीं है। पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए आई हैं बातें, ये आपके शारीरिक शिक्षकों के लिए चीज़ें आई हैं। कुछ एक ऊपर के पद बढ़ाए हैं पुस्तकालय के लिए, जो पुस्तकालय की लाइन से जुड़े हुए साथी थे या आपके जो PTI साथी थे उनसे जुड़ी हुई एक जो चीज़ आई है, ये सभी के लिए बराबर है। एक ये आप ध्यान में रख लें, जो परीक्षाएं होंगी ना, परीक्षाएं किन किन की है? आपके अध्यापक की है, वरिष्ठ अध्यापक की है, लेक्चरर की है, हेडमास्टर की है, ABO की। ये जितनी भी परीक्षाएं होंगी उन परीक्षाओं के अंदर न्यूनतम 40% लाना जरूरी होगा। और जो रिजर्व कैटेगरियां हैं, कौन सी? SC और ST, इनके लिए 5% की छूट मिल सकती है। कुल मिला के क्या होगा? 35% से नीचे का कोई भी व्यक्ति आगे शिक्षा विभाग में आएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा? काफ़ी क्वालिटी आएगी। क्वालिटी आएगी तो सिस्टम के अंदर भी क्वालिटी आएगी। ये बहुत अच्छी चीज़ आई है, इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। अच्छी चीज़ है क्योंकि एजुकेशन के अंदर क्वालिटी बहुत ज़रूरी थी और ये काफ़ी मतलब सोशल मीडिया का इसके अंदर रोल माने या साथियों के बार बार आग्रह को सरकार ने स्वीकार करके ये सारी चीज़ें डाली। ये सिलेबस हैं, आप इनको देख लेना। सिलेबस पहले जैसे थे वैसे ही अब सिलेबस हैं, सभी के सिलेबस डाल दिए। लेक्चरर का डाल दिया, ABO का डाल दिया, हेडमास्टर का, सभी के सिलेबस डाल दिए, कोर्स का सिलेबस सब के डाल रखे हैं। तो ये जो जानकारी है, ये इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। हम सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे, बहुत समय लगेगा। आप इनको पढ़ें, एकदम तसल्ली बख्श पढ़ें। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम आपको बताएंगे पूरी जानकारी। अभी गजट के अंदर ये प्रकाशित नहीं हुआ है और गजट के अंदर आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। तो और भी इससे जुड़े हुए कोई नए संशोधन आएंगे तो हम आपको जल्द पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डाल के हमें बताते रहें। हम ऐसी जानकारियाँ भेजने का प्रयास और भी आगे करेंगे। हम आशा करते हैं ये जानकारी जो है सभी के लिए लाभप्रद रही होगी। आप वीडियो में बने रहे, आपका धन्यवाद, शुक्रिया। फिर किसी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक गुड नाइट, धन्यवाद।